और भाई क्या हाल है? बड़ा परेशान दिख रहा है यार तू। अरे यार क्या बताऊं, मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया यार। फ्रॉड? वो कैसे? अरे यार मैं गेम खेला था फोन पे, एकदम से मैसेज आया कि मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये साफ हो गए। अब मैंने तो कहीं कार्ड यूज नहीं किया, कहाँ नहीं 50,000 रुपये कहाँ चले गए यार एकदम से ही। तो अब तू क्या करेगा भाई? अरे वही तो समझ नहीं आ रहा ना, अब क्या करूं। अब बैंक को तो मैंने फोन कर दिया है, कार्ड वगैरह ब्लॉक करवा दिया सब, पर पता नहीं बट वो 50,000 वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कब आएंगे, कुछ नहीं पता भाई। इतना पता है मेरे अकाउंट से अब अभी तो 50,000 रुपये चले गए। अरे कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, तू इस वीडियो को देख। इस वीडियो में ना सारा कुछ बताया अभी कि तेरे को कितना पैसा वापस मिल सकता है, कितने टाइम में वापस मिल सकता है, अगर उतने टाइम में पैसा वापस नहीं मिलेगा तो तू क्या एक्शन ले सकता है। इस सारा इसके अंदर जुगाड़ बता रखा है। चल आया, दोनों इस वीडियो को देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है और पेमेंट भी हम आजकल ऑनलाइन ही करते हैं, कैश का तो कोई यूज़ करता नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट करने के 20 तरीके हैं आजकल। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट्स, पेटीएम, गूगल पे जैसे। तो ये आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पेमेंट कर सकते हैं। अब हर एक पेमेंट ऑप्शन सेफ नहीं है, कुछ पेमेंट ऑप्शन सेफ होते हैं, कुछ थोड़े रिस्की होते हैं। तो उस पर एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। बट आप कितना भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्यों ना फॉलो करो, फ्रॉड की रिस्क तो फिर भी रहती ही है। अब कोई फ्रॉड अगर होता है तो उसमें दो तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो आप, बिकॉज आपका पैसा है। दूसरा बैंक, बिकॉज आप जो भी मनी आप रखते हो बैंक के अंदर ही रखते हो। क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रहे हो तो भी वो बैंक ही इशू करता है। और तीसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटर है हमारे कंट्री में। तो जितना भी मनी फ्लो है वो सारा का सारा आरबीआई रेगुलेट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसमें लाइबिलिटी का भी एक फंडा होता है कि मान लीजिए आपके अकाउंट से 50,000 रुपये का फ्रॉड हो गया है, तो एक तो केस है कि आपको बैंक से कोई भी रिफंड नहीं मिलता है, तो यानी आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। दूसरा केस है जहां पे बैंक आपको 40,000 रुपये वापस कर देता है, बिकॉज आपने प्रिकॉशंस लिए थे अपने एंड पे और आपने टाइमली बैंक को बता दिया था कि ये फ्रॉड हो गया। तो बैंक आपको 40,000 वापस कर रहा है और 10,000 रुपये का फ्रॉड एक्चुअल में आप अफोर्ड करते हो, तो वहां पे आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में ये डिफरेंट पार्टीज हैं, इनका क्या रोल रहता है और आपकी किन केसेस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और किन केसेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो आइए देखते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे कंट्री में आरबीआई एक रेगुलेटर का काम करता है। तो आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू कर रखा है जिसमें कंज्यूमर को इन ऑनलाइन फ्रॉड से किस तरीके से प्रोटेक्शन मिल सकती है उसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं। बट इस सर्कुलर को डिटेल में देखने से पहले आइए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस इस सर्कुलर में कवर किए गए हैं। तो बेसिकली दो तरीके के ट्रांजैक्शंस इसमें कवर्ड हैं। पहला है फेस टू फेस ट्रांजैक्शंस, दूसरा है रिमोट ट्रांजैक्शंस। फेस टू फेस ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पे आपको अवेलेबल होना होता है पेमेंट करने के लिए फेस टू फेस। जैसे आप किसी शोरूम में जाते हैं, आपने कपड़े खरीद लिए और आप जब पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कार्ड स्वाइप करना होता है, या एटीएम पे आपको कार्ड यूज करने के लिए एटीएम मशीन पे जाना पड़ेगा। तो ये होते हैं फेस टू फेस ट्रांजैक्शंस। इसमें आप कार्ड्स के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं या मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में आजकल एनएफसी के का यूज़ कर सकते हो आप पेमेंट करने के लिए। तो ये सब तरीके हैं फेस टू फेस ट्रांजैक्शंस के। दूसरा है रिमोट ट्रांजैक्शंस या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, कार्ड नोट प्रेजेंट ट्रांजैक्शंस या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जैसे वॉलेट्स हैं। ये सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस इस आरबीआई के सर्कुलर में कवर्ड हैं। इस सर्कुलर को डिटेल में देखने से पहले एक बार कस्टमर की लाइबिलिटी को भी समझ लेते हैं। लाइबिलिटी दो तरीके की होती है। पहली है जीरो लाइबिलिटी। मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपये का फ्रॉड हो गया, लेकिन आपको पूरा 50,000 रुपये का रिफंड बैंक से मिल गया, तो इस केस में आपकी लाइबिलिटी थी जीरो। दूसरे टाइप की लाइबिलिटी है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये का फ्रॉड हुआ लेकिन आपको बैंक से सिर्फ 40,000 रुपये का ही रिफंड मिला और 10,000 रुपये का लॉस आपको बेयर करना पड़ा, तो ये हुआ एग्जाम्पल लिमिटेड लाइबिलिटी का। आइए अब देखते हैं कि किन केसेस में फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होती है। अगर कोई फ्रॉड ऐसा होता है जिसमें बैंक की लापरवाही थी या बैंक के सिस्टम में कोई कमी थी या बैंक के ऑफिशियल्स उसके अंदर विलिंगली इन्वॉल्व थे, जैसे कि नीरव मोदी का केस है जहां पे पीएनबी के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उस फ्रॉड के अंदर, तो इन सब केसेस में अगर कोई आपको लॉस होता है तो वो सारा लॉस बैंक बेयर करता है। आपका उसमें कोई लॉस नहीं होगा, पूरा का पूरा जो आपके अकाउंट में डेबिट हुआ है वो पूरा पूरा रिफंड मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस केस में
जब भी फ्रॉड होता है तो आपको इमीडिएटली बैंक को रिपोर्ट करना भी मैंडेटरी नहीं है। तो जनरली होता है कि जैसे ही आपको एसएमएस आता है या ईमेल आता है कि आपके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हो गया है और आपको लगता है कि वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, तो आपको जनरली बैंक को रिपोर्ट करना होता है। बट इस केस में आपको बैंक को रिपोर्ट करना भी मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपको फुल प्रोटेक्शन दी है आरबीआई ने। आइए अब देखते हैं कि किन केसेस में फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो अगर कस्टमर की लापरवाही से कोई फ्रॉड होता है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने अपने क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर किसी को शेयर कर दिया जिसकी वजह से फ्रॉड हो गया, तो इन केसेस में फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की होती है और सारा लॉस कस्टमर को बेयर करना होता है। बट इसमें भी थोड़ी सी प्रोटेक्शन आरबीआई ने कस्टमर को दी है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए 1 मई को आपको एक एसएमएस रिसीव हुआ कि ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हुआ है। अब आपको पता लग गया कि ये एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, आपने तो ये नहीं किया है, लेकिन आपने बैंक को इन्फॉर्म किया 5 तारीख को। तो यहाँ पे 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई, इन 4 दिनों में अगर कोई भी और ट्रांजैक्शन होता है आपके इस अकाउंट के अंदर या इस कार्ड के ऊपर, तो वो सारा लॉस आपको बेयर करना होगा। बिकॉज वो आपकी लापरवाही से पहला फ्रॉड हुआ था और आपने टाइमली बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया, और तब तक जो भी फ्रॉड होते रहेंगे वो सारा लॉस आपको बेयर करना होगा। बट जिस दिन आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया, मान लीजिए 5 मई को आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया, तो इसके बाद अब जो भी फ्रॉड होंगे वो बैंक बेयर करेगा, उसमें आपको लॉस बेयर करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है जहां फ्रॉड ना तो आपकी लापरवाही से हुआ है ना बैंक की लापरवाही से, बट इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, जैसे कि कोई हैकर। इस केस में आपकी लायबिलिटी कितनी होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने बैंक को ये रिपोर्ट कितने टाइम में किया। मान लीजिए कि अगर आपने 3 वर्किंग डेज के अंदर ये फ्रॉड बैंक को रिपोर्ट कर दिया तो आपकी लायबिलिटी होती है 0। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 मई को एक एसएमएस रिसीव हुआ, आपको लगा कि एक अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन है। अब 3 दिन बेसिकली आपके जो कैलकुलेट होते हैं वो जिस दिन आपको नोटिफिकेशन रिसीव हुआ बैंक से, चाहे वो एसएमएस हो या चाहे ईमेल हो, उस दिन को हटा के उसके बाद के 3 दिन होते हैं। तो अगर आपने 2, 3 और 4 मई के एंड तक अगर आपने बैंक को रिपोर्ट कर दिया ये फ्रॉड, तो आपकी लायबिलिटी होगी 0। अगर आपने 4 से 7 वर्किंग डेज के अंदर ये फ्रॉड बैंक को रिपोर्ट किया तो आपकी लायबिलिटी जो है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक होती है। बट उसका एक तरीका है वो डिटरमाइन करने का कि आपकी लायबिलिटी कितनी होगी, उसको हम आगे देखेंगे थोड़ा डिटेल में। और अगर आपने 7 दिन के बाद में ये फ्रॉड बैंक को रिपोर्ट किया तो आपकी लायबिलिटी होती है बैंक की पॉलिसी के हिसाब से। तो यहाँ पे आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन नहीं सेट की, यहाँ पे आरबीआई ने बैंक को ये अथॉरिटी दी कि वो अपनी कोई पॉलिसी बना सकते हैं और उस पॉलिसी के हिसाब से ही आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा या आपकी लायबिलिटी डिटरमाइन होगी। अब अगर आपने बैंक को फ्रॉड रिपोर्ट किया है 4 से 7 वर्किंग डेज के अंदर, तो इस केस में आपकी लायबिलिटी कैसे डिसाइड होगी आइए देखते हैं। अगर आपका अकाउंट एक बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट है, यानी कि जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जिसको नो फ्रिल्स अकाउंट भी कह देते हैं कई बार, उस केस में आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी होगी 5,000 रुपए तक। अगर आपका कोई और सेविंग्स बैंक अकाउंट है या आप वॉलेट यूज कर रहे हैं जैसे पेटीएम, गूगल पे एक्सेट्रा, कोई गिफ्ट कार्ड यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं जिसमें की लिमिट 5 लाख रुपए तक है, या कोई करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट यूज कर रहे हैं, और इंडिविजुअल के केस में इस अकाउंट की लिमिट अगर 25 लाख रुपए तक है, अगर इनमें से कोई अकाउंट आपके पास है और उसमें कोई फ्रॉड होता है तो मैक्सिमम लायबिलिटी आपकी होती है 10,000 रुपए तक। और अगर कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें की लिमिट 5 लाख रुपए से ज्यादा है, या ऊपर जो हमने करंट अकाउंट या सीसीओडी अकाउंट डिस्कस किया उनके अलावा कोई सीसीओडी अकाउंट है, तो उस केस में आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी होती है 25,000। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहाँ अगर ट्रांजैक्शन अमाउंट जो फ्रॉड हुआ है उसकी अमाउंट अगर कम है 5,000 से या 10,000 से 25,000 से, देन आपकी लायबिलिटी उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन अमाउंट तक ही होती है, उसके बियॉन्ड नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं जहां आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी 5,000 है। अब मान लीजिए फ्रॉड जो हुआ है वो हुआ ही 2,000 रुपए का है, तो आपकी लायबिलिटी जो होगी वो 2,000 रुपए तक ही होगी, आपको 5,000 पे करने की जरूरत नहीं है बैंक को। तो ऐसे हम देखते हैं कि 4 से 7 वर्किंग डेज में अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो लायबिलिटी इस तरीके से डिसाइड होती है। आरबीआई ने लायबिलिटी के साथ साथ रिवर्सल्स के ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। आइए देखते हैं ये गाइडलाइंस क्या हैं। पहली गाइडलाइन है कि बैंक को पहले 10 दिन के अंदर ही आपके अकाउंट में एक शैडो रिवर्सल पास करना होगा। शैडो रिवर्सल क्या होता है? शैडो रिवर्सल का मतलब है कि बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट पास कर देगा उतनी अमाउंट का जितनी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, बट इस पैसे को आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। तो इसका फायदा क्या हुआ? मान लीजिए आपका एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है जिसमें जो भी डेबिट बैलेंस है उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है।
अब एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन और हो गया आपके अकाउंट में, यानी उतना डेबिट हो गया। अब बैंक उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जो डेबिट अमाउंट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो कि सही नहीं है। तो इसीलिए बैंक उतनी अमाउंट का एक शैडो क्रेडिट पास कर देता है, जिससे कि आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन के ऊपर। ये फायदा होता है इस शैडो रिवर्सल का। दूसरी गाइडलाइन है कि बैंक को एक सर्टेन पीरियड के अंदर जो भी डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करना होता है, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करके क्लोज करना होता है और आपकी लाइबिलिटी डिसाइड करनी होती है। यहाँ आरबीआई ने बैंक को फ्रीडम दे रखी है कि वो अपना एक पॉलिसी बना के पीरियड डिसाइड कर सकते हैं कितने टाइम में वो ये रिजॉल्व करेंगे और कितने टाइम में आपकी लाइबिलिटी डिसाइड करेंगे, बट किसी भी केस में ये पीरियड 90 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता है। गाइडलाइन है कि अगर बैंक इस 90 दिन के पीरियड के अंदर फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करके क्लोज नहीं कर पाता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाता है, तो बैंक को जो आरबीआई ने गाइडलाइंस पहले सेट कर रखी हैं, जिनको हमने पहले डिटेल में देखा है, उनके हिसाब से मैक्सिमम लायबिलिटी डिसाइड करके बाकी आपको रिफंड करना होगा। तो मान लीजिए 50,000 रुपए का आपके अकाउंट में फ्रॉड हुआ, 90 दिन के अंदर बैंक इस फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करके क्लोज नहीं कर पाया, और आपकी लायबिलिटी 5,000 रुपए ही बनती थी आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, तो बैंक को 45,000 रुपए आपके अकाउंट में रिफंड करने होंगे, और ये एक्चुअल क्रेडिट होगा, शैडो क्रेडिट नहीं होगा, जिसको आप विड्रॉ भी कर सकते हैं लेटर ऑन। बिग लास्ट क्वेश्चन, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डिसाइड करना कि कस्टमर की लायबिलिटी कितनी है। अब यहाँ पे आरबीआई ने कस्टमर के फेवर में गाइडलाइन बनाई है, तो यहाँ पे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये डिसाइड करना कि कस्टमर की लायबिलिटी कितनी है, और ये लायबिलिटी जो हमने गाइडलाइंस देखी हैं पहले, उन गाइडलाइंस के हिसाब से ही डिसाइड की जाएगी। कस्टमर के पास इतने टूल्स और सिस्टम्स नहीं अवेलेबल होते कि वो फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट कर सके और अपनी लायबिलिटी डिसाइड कर सके, इसलिए ये जिम्मा बैंक को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। बी वाइज, बी हैप्पी।